जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आपके सामने हाजिर हूँ एक नया सेशन लेके, जिसमें दोस्तों हमारा सीरीज चल रही थी बी सर्टिफिकेट ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 2021। तो दोस्तों ये पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 अपलोड कर रखे हैं, जिसमें दोस्तों हमने जो हमारा पेपर है जो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है, इसमें दोस्तों हमने कई पार्ट बिल्कुल एनालिसिस से दोस्तों बताया है कि हमें कैसे लिखना होता है और कैसे इससे रिलेवेंट जो क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, क्योंकि हर डायरेक्टर का दोस्तों सेम पेपर तो नहीं होता, उससे रिलेवेंट ही होता है कि अगर मान लीजिए कि किसी में सेक्शन फॉर्मेशन पूछ लिया तो किसी में जटिंग डिस्टेंस की फॉर्मेशन पूछ लेगा, तो ऐसे हमें रिलेवेंट करके पढ़ना पड़ता है। तो उसमें हमने तमाम जो हमारी स्ट्रेटजी है दोस्तों वो भी सबने हम बताया, तो आप उन वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, ये पार्ट नंबर 3 है, जिसमें दोस्तों आज हम बात करेंगे, जैसे आपको स्लाइड पर दिख गया है, हेल्थ एंड हाइजीन। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों अपना आज हेल्थ एंड हाइजीन पे। दोस्तों इस सर्टिफिकेट में जो ओरिजिनल पेपर है 2021 का, दोस्तों इसमें कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ये हमने दोस्तों आपको वैसे ही पढ़ा रखा है ब्रीफली से एंड बिल्कुल एनालिसिस से, तो प्लेलिस्ट में जाइए वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दोस्तों हेल्थ एंड हाइजीन पर। ठीक है, हेल्थ एंड हाइजीन, हेल्थ एंड हाइजीन। तो ध्यान रखना, यानी जो स्वस्थता और स्वच्छता क्या होता है। तो मैं बिल्कुल इनको दोस्तों हमने डीपली कवर मैं आपको बता रहा हूँ, फिर प्लेलिस्ट में जाइए दोस्तों, आप इनको देखिए। तमाम एक एक चीज़ बता रखी है, चाहे मक्खी से या दोस्तों मच्छर से फैलने वाली बीमारी हो, सभी तमाम है ना, जो भी मतलब फर्स्ट एड बॉक्स किसे कहते हैं, सभी तमाम। ठीक है, लेकिन हम दो क्वेश्चन पेपर के हिसाब से दोस्तों आपको बताएंगे। तो यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, यानी आंसर 28 हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इसमें जो पूछा है फिल इन द ब्लैंक्स पर है। तो जैसे इसमें पहला लिखा हुआ है कि दोस्तों मच्छरों के द्वारा डैश और डैश रोग फैलते हैं, यानी मच्छरों के द्वारा कौन कौन से डिसीज़ फैलते हैं, स्प्रेड होते हैं, तो वो आपको लिखना है। तो मैं यहाँ दोस्तों आंसर लिखने से पहले आपको ये बता देता हूँ, यहाँ 2 आंसर पूछा है ना कि कौन कौन सी बीमारी फैलती है मच्छर और उससे। तो ध्यान रखो दोस्तों, मैं आपको ये बताने से पहले ये बता दूँ, इससे इसके ऊपर यानी जो मच्छर और मक्खियों के द्वारा फैलाई जाने वाली जो भी मतलब डिसीज़ है, उन पर दोस्तों हमने ट्रिक बना रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाइए दोस्तों, इसलिए दोस्तों हम आपको ईजिली कर देते हैं टॉपिक, बिल्कुल आपको अच्छे समझ में भी आए। ठीक है, एक अच्छा माहौल बना रहे पढ़ाई का एनसीसी में, ताकि इन चीज़ों को आप कभी नेगलेक्ट ना करो कि बोर हो जाए। नहीं दोस्तों, ट्रिक से मैंने कवर कर रखा है, मक्खी और मच्छरों से फैलने वाली बीमारी है जो मैं तो जो यहाँ बताऊँगा। जरूरी थोड़ी है कि दोस्तों मक्खी मच्छर से पूछिए, मक्खी से पूछ ले, तो दोस्तों इसलिए ट्रिक में बताया, तो आप वहाँ जाइए, विजिट करिए प्लेलिस्ट पर, हमारे प्लेलिस्ट में एनसीसी ट्रिक वीडियो उसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पूछा है दोस्तों जो मच्छर और मक्खी द्वारा मतलब फैलने वाले रोग 2 बताने हैं, मच्छरों द्वारा। तो आपको पता भी होगा, जैसे आपने देखा होगा सर्दियों में जो पानी इकट्ठा हो जाता है, डेंगू या गर्मी इसमें देखोगे आप, तो पहला डेंगू, क्या दोस्तों, डेंगू। दूसरा दोस्तों मलेरिया, आपने तो नाम सुना भी होगा है ना, और हर साल चर्चा में रहता है डेंगू और मलेरिया। तो ध्यान रखना दोस्तों, ट्रिक है बनी हुई है, बिल्कुल आपको ईजिली याद करना है। तो ठीक है ना, इससे रिलेवेंट दोस्तों मक्खी का ही पूछ सकता है, इसलिए दोस्तों आपको यहाँ हम तमाम चीज़ें बताते हैं एक एक। ठीक है, ताकि आपके जो काम की हो। ठीक है, पहला पॉइंट तो इसमें ये हो गया ए पार्ट। बी में दोस्तों इसमें ये पूछा हुआ है कि जो नेम ऑफ 2 वाटर बोर्न डिसीज़, यानी दोस्तों जो प्रदूषित जल होता है हमारा, जो गंदा पानी होता है, उससे कौन कौन सी हमारी डिसीज़ हो जाती है। तो आपको पता होगा दोस्तों कौन कौन सी डिसीज़ है, फिल इन द ब्लैंक्स में लिख रखा है। 2 बतानी है दोस्तों, यहाँ 1 और दोस्तों 2। तो 2 बतानी है, कौन कौन सी दोस्तों। तो पहली तो दोस्तों हैजा है, आपको पता होगा हैजा। दूसरा दोस्तों पीलिया है, यह आप ध्यान रखना है ना, पीलिया। बस इतना ध्यान रखना, अगर लिख सकते हो तो और भी याद हो रहा है तो दोस्तों डायरिया। तो ये तमाम मतलब ये है जो ये तो मच्छरों से फैलती है, जो डेंगू और मलेरिया। ये दोस्तों जो हमारा बैड वाटर यानी कह सकते हैं गंदा जो जल होता है, उनके द्वारा ये फैलती है। ठीक है, तीसरा दोस्तों जो है सी, बिल्कुल सी है दोस्तों। इसमें लिखा है कि जो डैश इंजेक्शन इज़ गिवन फॉर स्नेक बाइट, यानी दोस्तों जो स्नेक या बाइट है, यानी जब काट लेता है तो उस समय दोस्तों जो इंसान है उसको मतलब क्या कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं कि जो इंजेक्शन देने से पहले अगर हमें उसका प्राथमिक उपचार करना है, इसका जो जहर है सांप का ना फैले, तो उस समय क्या होना है कि अगर दोस्तों मान लीजिए ये मेरा पैर है और ये मेरे यहाँ काट लिया सांप ने, तो मेरे को दोस्तों अगर और अस्पताल दूर है, तो ऐसे में दोस्तों मेरे को सबसे पहले ना कपड़ा बांध देना है जो जिसके भी काटा है, ये है ना, ऊपर ना कि नीचे, ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि जो सांप का जहर है वो ऊपर ना फैले नस के कारण, काटने के कारण। तो इसलिए कपड़ा जो काटा है उससे थोड़ा 1-2 इंच ऊपर बांध लीजिए, ताकि जो खून है वो ऊपर ना चढ़े और ना ही इसका जहर ऊपर फैले। तो दोस्तों ध्यान रखना, सांप के काटने पर जो टीका लगता है वो लगता है दोस्तों 2020 एंटी स्नैक वैनम।
2020 एंटी, हिंदी में भी ऐसे ही है दोस्तों, 2020 एंटी स्नैक वेनम। अब दोस्तों आप याद कैसे करोगे, देखो यहाँ पूछ रहा है स्नैक के द्वारा काटा जाता है, तो स्नैक याद रहेगा दोस्तों, स्नैक यानी एंटी स्नैक लिख दो ये। और छोटी सी आपको मैं लॉजिक बताऊँ कि अगर दोस्तों सांप ने काटा और आपको नाम याद ना आ रहा हो, ये 2020 एंटी स्नैक वेरम, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपके जो पड़ोस में भी तो कभी काटा होगा किसी ने, या किसी ने आपको कहानियाँ सुनाई होगी, तो ध्यान रखना दोस्तों, स्नैक से तो हमारा स्नैक हो गया, स्नैक है ना, स्नैक। तो जो आपकी बगल वाली पड़ोसन है, जो आंटी है, एज ए आंट, तो उनको ले लीजिए, आंटी यानी आंटी को काटा था यार एक दिन, सर बता रहे थे कि आंटी को काटा, पड़ोस वाली आंटी को, तो आपको याद रहेगा एंटी स्नैक वेरम, है ना, वेरम, ध्यान रखना, वेरम यानी जो आंटी को है ना सांप ने काटा, उसे बाद में क्या आराम चाहिए, यानी वेरम चाहिए, आराम, वेरम से आराम। और 2020 आप लगा सकते हो, ओके, 2020 मैच होते रहते हैं, ये ध्यान। डी है दोस्तों, तो ये छोटी सी दोस्तों ऐसी हमें कनेक्ट करके पढ़ना पड़ता है, जब भी हमारी जो एक टॉपर की पहचान यही होती है कि वो चीज़ों को रिलेवेंट करके पढ़ता है, ठीक है ना। इससे जो भी रिलेवेंट क्वेश्चन बनते हैं उन चीज़ों को लिखिए आप, ओके। अब मैं दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ इसमें, इस सांप के काटने से तो मतलब जो स्नैक के काटने से दोस्तों ये इंजेक्शन लगता है, लेकिन दोस्तों अगर बात करूँ रेबीज है जो बीमारी है, वो दोस्तों किसके काटने से फैलती है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मेरे को कि जो रेबीज है किसके काटने से फैलती है। अगला दोस्तों इसमें जो पूछा है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों विटामिन बी से दोस्तों इंपॉर्टेंट है, हर साल में पूछा जाता है, हमारे बी के एग्ज़ाम में भी पूछा गया, तो आपके बी के एग्ज़ाम में भी पूछ ही रहा है, और आप जो अब होंगे आपके एग्ज़ाम तो उसमें भी पूछा जाएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, बेरी। और आपको बता दूं जो विटामिन है काफ़ी इसके कॉम्प्लेक्स है, B1, B2, B3, B5 काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। मैं बनाऊंगा इस पर भी आराम से चर्चा वीडियो, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना। ये ज़्यादा दोस्तों ये यूज़ होते हैं TSC जब आप दोगे ना, तो हेल्थ एंड हाइजीन का अलग से चैप्टर होता है, तो इन चीज़ों को हम पढ़ते हैं। डी, ई, अब ई पे बात कर लेते हैं दोस्तों। ई का क्या होगा कि मानव शरीर में कुल कितना जो हड्डियाँ होती हैं, यानी टोटल नंबर्स ऑफ बोन इन ह्यूमन बॉडी, यानी जो मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं दोस्तों, इसमें बोला मानव। अब आप ये नहीं बोलोगे कि बच्चे वाली कितनी हड्डी होती है, तो ध्यान रखना इसका आंसर होगा 206। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे आंसर पूछूं कि जो एक बच्चा पैदा होता है, नवजात शिशु होता है, बेबी बोर्न, जब वो पैदा होता है तो उसके शरीर में ध्यान रखना कितनी हड्डियाँ होती है, तो दोस्तों 300 हड्डियाँ होती हैं, 300 हड्डियाँ होती है। अब आप बोलोगे सर बचपन में तो हड्डियाँ 300 मेरे भी थी बचपन में, लेकिन अब तो हमारी 206 गिनी जाती है। क्यों गिनी जाती है? कुछ हड्डियाँ दोस्तों जो हमारी खोपड़ी में होती है ना, वो काफ़ी अलग अलग होती है, लेकिन हम जैसे हमारा डेवलप होता रहता है, ग्रोथ होती रहती है, तो वो आपस में जुड़ जाती है, जो 206 में कन्वर्ट होती है, और मरते दम तक दोस्तों 206 रहती है। ये ध्यान रखना, इस रिलेवेंट क्वेश्चन ऐसे पढ़ोगे ना दोस्तों चीज़ों को, मैं उम्मीद कह रहा हूँ कि आप अच्छा एग्जाम दोगे और बिल्कुल डाउट भी नहीं रहेगा, और आपको बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड से जाओगे। रिलेवेंट करके पढ़िए दोस्तों इन चीज़ों को, ये ध्यान रखना। अगला है दोस्तों एफ में दोस्तों ये पूछा हुआ है कि जो एवरेज रिक्वायरमेंट ऑफ स्लीप ऑफ अ हेल्दी पर्सन इज़ डैश आवर अ डे, यानी दोस्तों एक दिन में जो एक हेल्थी पर्सन जो होता है उसे मतलब कितने घंटे, या नॉर्मल एक व्यक्ति को कितने घंटे सोने चाहिए। तो आप इसका आंसर दोस्तों पर्टिकुलर तो कभी भी देना मत कि एक अच्छा जो व्यक्ति है कितने घंटे सो सकता है या सोता है। कभी इसका मतलब दोस्तों आप इंटरव्यू में जाओगे ना, तो कभी इसका मतलब एक सर्टेन मतलब आप बिल्कुल वो मत देना सटीक आंसर, जैसे 6 घंटे सोता है, 7 घंटे सोता है, 8 घंटे, अबाउट में बताना कि लगभग में। तो ध्यान रखना दोस्तों इसका आंसर कितना सोता है, 6 से 8 घंटे। ओके, ये आप अच्छे से ध्यान रखना। अगला है दोस्तों एफ, ABCDEFG। ओके, जी से है दोस्तों क्या कि जो विटामिन के हेल्प इन द डैश, यानी दोस्तों जो विटामिन के है वो मतलब मदद किस किस में करता है, ये आप अच्छे से जानते हो। मैं छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ दोस्तों। जब आपके चोट लगती है और थोड़ी देर बाद हम या तो उसे मतलब ऐसे कर लेते हैं, वो क्या दोस्तों खून रुक जाता है, तो वो खून रुक जाता है, यानी दोस्तों जो रक्त का थक्का जम जाता है, इसे हम क्लॉट ऑफ ब्लड भी कहते हैं, रक्त का थक्का जम जाता है। तो उस रक्त को थक्के को जमने पर यानी जो रोक देता है, ब्लड फ्लो नहीं होता, तो वो किसकी वजह से होता है दोस्तों, विटामिन के की वजह से होता है। ये ध्यान रखना। तो हम क्या कह सकते हैं दोस्तों कि जो विटामिन के जो मदद करता है क्या, एंटी जो हमारी क्या है, जो रक्त का थक्का बनने में, रक्त का थक्का यानी रक्त जो है थक्का मतलब रुक जाता है, थक्का जिसे हम दोस्तों कहते हैं जो ध्यान रखना इसको, जो रक्त का थक्का ही कहते हैं, ठीक है। ब्लड ऑफ क्लॉथ कहते हैं दोस्तों, ब्लड ऑफ क्लॉथ यानी रक्त का थक्का, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसीलिए दोस्तों जो ये थक्का कहते हैं, यानी जब रक्त का थक्का यानी जो खून को रोक लेता है, तो इसी को दोस्तों इसी को मतलब जो रक्त का थक्का इसे ही कहा जाता है दोस्तों क्या, एंटी एमरेजिक। क्या दोस्तों,
एंटी एमरेजिक, एंटी एमरेजिक। तो ये ध्यान रखना एंटी एमरेजिक कहते हैं। तो ये अगर आपसे पूछ लिया कि जरूरी है कि रिलेवेंट करके चीज़ें, इसलिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि जो विटामिन के है दोस्तों, उसको रक्त का थक्का या दोस्तों साथ ही साथ वो पाचन करने में भी, हमें क्या डाइजेस्ट करने में भी क्या फ़ायदा, मतलब वो प्रोवाइड करता है, यानी इसकी जो हेल्प होती है। तो इसमें जो रक्त का थक्का, इसे ही दोस्तों एंटी एमरेज कहते हैं। एंटी एमरेज का मतलब वो दोस्तों जो क्लोथिंग होती है उसे हम रोक लेते हैं, जैसे बैंडेज खून को रोकने का काम करती है, उसको मतलब पकाने या उसे सही करने का। तो ऐसे ही दोस्तों जो रक्त का थक्का उसे रोकने का काम करता है। अब बात आती है कि जो विटामिन के है, यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, लिखते रहना। विटामिन जो के है दोस्तों, जो विटामिन के है वो पाया किस किस में जाता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, जो एक तो ग्रीन, यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ग्रीन वेजिटेबल जो लीव्स है यानी उनकी पत्तियों में पाया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों जो एग में पाया जाता है, एग में, ये ध्यान रखना, अगर पूछ लिया जाए कि जो विटामिन ए वो किस में पाया जाता है तो ध्यान रखो, है ना। विटामिन के जो एक तो पाया जाता है दोस्तों ग्रीन वेजिटेबल जो लीव्स है, यानी जो हरी सब्जियों की जो पत्तीदार है वो उनमें पाया जाता है। दूसरा पाया जाता है एग्स में, एग यानी जो अंडों में पाया जाता है। ये भी आप थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना, ओके। और एक चीज़ में भी पाया जाता है, यानी पनीर में, चीज़ में, पनीर में, ये ध्यान रखना। आगे बात करें तो दोस्तों ABDGEH, एज में दोस्तों ये पूछा गया है कि शरीर में कुल कितनी जो पेशियाँ यानी मसल्स कितनी है, दो मनी मसल्स कितनी है। तो दोस्तों अगर हमारा आंसर रहेगा तो यहाँ रहेगा 639। लेकिन कई बार डाउट होता है कि जो NCC के बिहार पर हम जब पढ़ते हैं तो NCC में दोस्तों जो बुक में रहे वो दोस्तों उसमें लिखा है कि जो हमारे जो शरीर में मांसपेशियाँ मसल्स होती है वो दोस्तों 500 से ज़्यादा होती है। तो उन्हें पर्टिकुलरली 500 तो नहीं बोला, 500 से ज़्यादा होती है। तो हमने ले लिया दोस्तों 369, जो गूगल पर आप देखोगे या सर्च करोगे तो उसमें इतना ही बोलेगा, 369 मसल्स होती है मांसपेशियाँ, ओके, ये ध्यान रखना। अगला दोस्तों, अगला है आई, अगला है तो इसमें पूछा गया है कि जो उंगलियों की जो यानी जो फिंगर बैंडेज होता है, यानी दोस्तों जब हम चोट लग जाती है और जो उसमें हम जो बैंडेज लगाते हैं उसका साइज़ कितना होता है। देख लिया कहाँ का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका साइज होता है 1.5 सेंटीमीटर टू 1.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर, इसकी जो लंबाई चौड़ाई, ये ध्यान रखना, है ना। इतना मतलब होता है ये, इसका जो बैंडेज होता है फिंगर बैंडेज में लगाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन रिलेवेंट हमें करना चाहिए दोस्तों, कोई भी टॉपिक हो या कोई भी क्वेश्चन हो, उससे दोस्तों हमें 4 क्वेश्चन बनाने चाहिए। आपको पता होगा दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइम में एक क्वेश्चन से के 4 क्वेश्चन आते हैं, तो हमें उन चारों को भी जानना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जो 3 क्वेश्चन अलग है वो भी अगले दोस्तों कहीं ना कहीं 10-12 क्वेश्चन रिलेवेंट हमें बता देते हैं। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर नंबर 29, ओके, आंसर नंबर 29। तो दोस्तों इसमें जैसे आपको दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ है कि डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैट्रिन्स, यानी दोस्तों जो शौचालय होते हैं जिसमें हम शौचालय करते हैं। और आप तो नॉर्मल बातें हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, मुद्दा बड़ा पहले ज़माने में तो था दोस्तों, जब सामंत लोग होते थे, पुरोहित जो वर्ग होते थे, सामंतवादी लोग होते थे, वहाँ काफ़ी एक डिस्कशन यानी वाला टॉपिक था, डिबेट वाला, ठीक है ना। लेकिन अब तो हमारी सभ्यता भी बढ़ रही है, तो काफ़ी डेवलप हो रही है हमारी जो यूथ है, तो इन चीज़ों को अच्छे से समझ रही है कि हमारा जीवन का लाइफ है, हम क्या नहीं कह सकते, तो एक लाइफ पार्ट बन चुका है। तो इसमें ये पूछा है कि डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैट्रिन्स, यानी शौचालय कौन कौन से टाइप्स होते हैं। आपने देखा होगा इंग्लिश शौचालय, है ना। इंग्लिश शौचालय, कुछ ऐसे शौचालय होते हैं जिसमें हमारी जो पोटीज़ होती है ना, उनको हम मतलब एक पॉलीथीन उसमें रख के और फेंक दे, मतलब ऐसी तमाम जो होती है लैट्रिन्स। आपने देखा होगा, जैसे हम भी गए थे जब इंडिया गेट, तो इंडिया गेट में हमने भी इन चीज़ों को यूज़ करा था कि एक अलग से बॉक्स होता है, मतलब एक अलग सी गाड़ी, उसमें ही हमने दोस्तों क्या वॉशरूम, ये सभी तमाम चीज़ें, तो एक ऐसे मतलब टाइप्स ऑफ वो होते हैं टॉयलेट्स, है ना, यानी जो लैट्रिन्स होती है। तो इनके प्रकार है, तो पहला है दोस्तों एक तो रिमूवल सिस्टम, तो इसमें पहला है दोस्तों रिमूवल सिस्टम, रिमूवल सिस्टम, ओके, पहला तो रिमूवल सिस्टम, है ना, यानी उसको पूरा ख़त्म कर दे। कौन सा, ये आप हिंदी में देख सकते हो, हिंदी वाली जो है हमारी हिंदी, वो हिंदी जो लैट्रिन्स है। अगला है दोस्तों जो वाटर कैरिंग सिस्टम, दूसरा है दोस्तों वाटर कैरिंग सिस्टम, वाटर कैरिंग सिस्टम, तो आप जैसे देख सकते हो इंग्लिश टॉयलेट में मिल जाएगा आपको। अगला है दोस्तों इसमें एक्वा प्रीवी, एक्वा प्रीवी, एक्वा प्रीवी। और जो अगला है दोस्तों इसका टाइप्स 5 नंबर का, जो 5 कम से कम लिखने चाहिए दोस्तों, इसमें है डीप ट्रेंच, डीप ट्रेंच। और दोस्तों अगला है 5वां, वो है दोस्तों शैलो ट्रेंच, शैलो
सैलो ट्रेंच। ये दोस्तों दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ लेट्रेंस। तो ठीक है, रिमूवल सिस्टम, वाटर कैरिंग सिस्टम, एक्वा प्रिवी, डीप इन टीच और दोस्तों सैलो ट्रेंच। तो इसको ध्यान रखना है ना। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, लिखते रहिए दोस्तों, इससे रिलेवेंट भी पढ़ना। ठीक है, ये क्वेश्चन देख ले कैसे पूछा, आपने उम्मीद नहीं लगाई होगी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो दोस्तों सब पूछे जाते हैं। टॉपिक ही हमारा हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर है। हेल्थ एंड हाइजीन दोस्तों, हम जब स्वस्थ रहेंगे, यानी जब हम स्वस्थ रहेंगे जब तो हम स्वच्छता रहेंगे। यानी हाइजीन का मतलब होता है स्वच्छता और हेल्थ का मतलब होता है स्वस्थता, है ना। ये ध्यान रखना, अंतर है दोनों में, मैंने बता रखा है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके तमाम को देखिए, जब भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। आंसर है दोस्तों, बात करें तो आंसर नंबर 30, जिसमें दोस्तों दे रखा है हमें ट्रू एंड फॉल्स। तो आप मेरे को बताएंगे मेरे साथ यहाँ पर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स में। तो पहला है दोस्तों इसमें, मलेरिया एंड डेंगू इज स्प्रेड बाय एयर। यानी दोस्तों जो मलेरिया और डेंगू है वायु द्वारा फैलते हैं? नहीं दोस्तों, मैंने आपको बताया था जो मलेरिया डेंगू किसके द्वारा फैलते हैं, अभी बताया था ना, मच्छर के द्वारा। तो ध्यान रखना, पहले का क्या आ जाएगा दोस्तों, रॉन्ग। दोस्तों अगले की बात करें तो दूसरा है दोस्तों, इसमें जो पूछा गया है वो है दोस्तों, ऑल बॉडी पार्ट्स आर डेवलप बाय फिजिकल एक्सरसाइज। यानी दोस्तों जो हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स होते हैं दोस्तों, इंटेस्टाइन हो या कोई भी स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी हो, लीवर हो, सभी, है ना। तो ये दोस्तों जो हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, यानी जो भी योगा करते हैं, उनसे क्या डेवलप होते हैं? बिल्कुल हाँ होते हैं। जब भी तो हमें कहते हैं कि आप स्वस्थ रहिए और हेल्थी मतलब करते रहिए। तो दोस्तों राइट होगा। ठीक है, तीसरा दोस्तों इसमें ये पूछा हुआ है कि देयर आर 218 बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। तो दोस्तों क्या आंसर होगा, यानी जो मानव शरीर में 218 हड्डियां होती हैं? नहीं दोस्तों, मैंने आपको बताया था ना कितनी होती है, 206। लेकिन एक नवजात शिशु में अगर पूछा जाए आपसे, इसलिए दोस्तों आपको रिलेवेंट बता रहा हूँ चीज़ें, ये पूछ सकते हैं। माना पूछा है तो दोस्तों माँ बच्चा पूछ सकता है। तो एक बच्चे में दोस्तों जो नवजात शिशु होता है वो उसमें तो दोस्तों 300 होती है। लेकिन जब वो एक यंग अवस्था, टीनेजर एज में आ जाता है, उसकी जो हड्डियाँ की संख्या हो जाती है शरीर में, तो दोस्तों 206 होती है। तो ध्यान रखना, इसका गलत हो जाएगा, 218 नहीं होती। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा है, उसने पूछा है कि हेल्दी पर्सन मस्ट टेकन 6 to 8 आवर ऑफ द स्लीप द डे। तो जी हाँ, यानी जो एक स्वस्थ मानव है वो दोस्तों कितने घंटे, यानी जो 6 से 8 घंटे नींद लेता है, बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया था अभी, है ना। ये ध्यान रखना। अगला है दोस्तों, पूछा है इसमें तो, क्लोरिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर बोर्न डिसीज। यानी दोस्तों जो हैजा है, क्या वो पानी से फैलने वाला बीमारी है या डिसीज़ है? तो मैंने आपको बताया था ना, हैजा हो गया, मलेरिया हो गया, हैजा हो गया, डायरिया हो गया, ये सभी दोस्तों किससे, पानी से, उससे पीलिया, ये सभी क्या पानी से फैलते हैं, प्रदूषित पानी जो होता है। तो ध्यान रखना, सही हो जाएगा। ओके, इसका आप ध्यान रखना। तो ठीक है, ये 29 बता दिए, 30वां भी बता दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो दोस्तों इनको लिखते रहिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो, है ना। ये दोस्तों रिलेवेंट, और पढ़िए इन चीज़ों को, 1-2 बार पढ़ोगे तो आप आराम से हो जाएगा। बट पढ़ना कैसे दोस्तों, एक पिक्चर को लेके क्रिएट करना दोस्तों। ठीक है ना। कल हमने दोस्तों आपको वो युद्ध भी बताए थे सारे, जो मिलिट्री है ना, चाहे हमारा दोस्तों हमने पानीपत, सभी हमने हाई स्पीड स्पीच का यूज़, सभी तमाम इक्वल, मतलब एक एक पॉइंट बताया, कभी भूलोगे भी नहीं। और आप नहीं मान लो ना, एक बार जाके देखिए, विजिट करिए, और अगर आपको समझ में ना आए ना, तो कमेंट बॉक्स में या वीडियो को दोस्तों डिसलाइक कर देना। ठीक है ना, अगर ना समझ में आए जब, और मैं इतना कहता हूँ कि आपको समझ में आएगा, मैंने जिस हिसाब से वहाँ पर प्रेजेंट करा है। ठीक है ना। बात कर लेते हैं दोस्तों आंसर नंबर 31, यानी जो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है, जो आपको दिख रहा होगा। तो इसमें दोस्तों पहला जो इसमें फिल इन द ब्लैंक से ये पूछा गया है कि जो पीरियोडिक रेस्ट ऑफ बॉडी एंड माइंड्स इज, यानी दोस्तों जो मस्तिष्क है और एवं शरीर में जो सामयिक विश्राम को हम क्या कहते हैं? यानी दोस्तों जो हमारा मस्तिष्क होता है, दिमाग, और जो शरीर की सामयिक विश्राम को, यानी दोस्तों हम जब सामयिक विश्राम करते हैं समय के बाद, तो उसको क्या कहते हैं? हम योग भी कह सकते हैं, ध्यान रखना। ओके, अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं, आंसर हो सकते हैं इसके। तो मेरे हिसाब से तो दोस्तों यहाँ पर योग ही है ना, पर्टिकुलर कहीं आंसर तो नहीं है इसका, बट मेरे हिसाब से दोस्तों योग ही है। मतलब कि हम जो एक आराम, योग भी दोस्तों हम आराम वाली आसन में करते हैं। बच्चा आसन आपने सुना होगा, लेट कर हम करते हैं, तो वो भी एक मस्तिष्क और शरीर में सामयिक विश्राम करते हैं। एलोम विलोम करते हैं, तो वो भी एक मस्तिष्क और जो सामयिक विश्राम के रूप में हम देखते हैं, है ना, जिसमें हमारा मस्तिष्क भी शांत होता है और हम एक सामयिक विश्राम के रूप में भी बैठे रहते हैं, उसमें कोई काम नहीं करते, रिलैक्स होते हैं। तो योग होगा दोस्तों, ध्यान रखना मेरी तरफ से। तो दूसरा है दोस्तों इसमें जो पीलिया है, यानी जो पीलिया है वो दोस्तों डैश जनित रोग का उदाहरण है। तो ध्यान रखना, यानी जॉन्डिस जिसे कहते हैं। तो पीलिया दोस्तों क्या एक जल द्वारा प्रदूषित होता है, मतलब जलों के द्वारा होता है, बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया था। जल के द्वारा कौन कौन से होता है दोस्तों? हैजा, पीलिया और दोस्तों डायरिया, ये ध्यान रखना। तीसरा बात करें तो दोस्तों इसमें यह पूछा है कि जो मसल्स आर ऑफ डैश टाइप्स, यानी दोस्तों मसल्स होती है वो कितने प्रकार की होती है? तो मैं आपको बता दूं कि जो मसल्स होती है वो दोस्तों 3 प्रकार की होती है, पूछा जाता है 3 प्रकार की।
ठीक है इतना। अगर आपसे दोस्तों इससे हटके वो कहीं अलग से क्वेश्चन पूछ लिए कि दोस्तों राइट द टाइप्स ऑफ मसल्स, तो आपको वहाँ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ तो अभी हम लिख देंगे 3 प्रकार। तो इसमें ये पूछा 3 कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की। तो हम ये तो हो गया हमारा आंसर। लेकिन आपको नहीं, यहाँ तक नहीं रुकना है कि 3 ही होती है। अब हमें ये बढ़ना है कि 3 होती कौन कौन सी है, तो वो देखते हैं। तो 3 होती है दोस्तों। एक तो होती है हमारी वॉलंटरी मसल्स। क्या दोस्तों? एक तो होती है हमारी वॉलंटरी मसल्स, वॉलंटरी मसल, जिसे दोस्तों हिंदी में हम क्या कहते हैं, ऐच्छिक मांसपेशियाँ, ऐच्छिक मांसपेशियाँ, मांसपेशियाँ। मांसपेशियाँ दोस्तों क्या होती है, जैसे ये खाल से है ना, ये मेरी खाल है, यही होती है दोस्तों मसल। ये जो भी है मांसपेशियाँ ही होती है दोस्तों। वॉलंटरी मसल होती है। दूसरी होती है दोस्तों नॉन वॉलंटरी मसल। क्या दोस्तों? नॉन वॉलंटरी मसल्स, जिसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, अनैच्छिक मांसपेशियाँ। क्या दोस्तों? अनैच्छिक मांसपेशियाँ। तीसरा है दोस्तों इसमें जो है हमारा एक हर्ट मसल्स। क्या दोस्तों? हर्ट मसल्स, जिसे हम क्या कहते हैं, हृदय मांसपेशियाँ। तो ठीक है, दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ जो हमारी मसल्स है। तो डेट द टाइप्स ऑफ दोस्तों क्या हमारे मसल्स के, ये ध्यान रखना। तो अगला दोस्तों पॉइंट है जो चौथा है, इसमें पूछा गया है कि यहाँ पर बात करें तो दोस्तों इसमें ये पूछा गया है कि जो हमारा ब्रेन है इज़ रिलेटेड टू विच सिस्टम, यानी डैश सिस्टम, यानी दोस्तों जो हमारा मस्तिष्क का संबंध है वो दोस्तों कौन से सिस्टम होता है। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा बॉडी है ना पूरा दोस्तों हमारा जो सिस्टम में डिवाइड है। जैसे दोस्तों नर्वस सिस्टम, यानी जिसमें हम सांस लेते हैं, है ना, नर्वस सिस्टम, या तंत्रिका, जिसे तंत्रिका सिस्टम कहते हैं, नर्वस नहीं, नर्वस का तंत्रिका। रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी जिसमें हम सांस लेते हैं, है ना। मस्कुलेटरी सिस्टम, यानी मांसपेशियाँ, इसमें मांसपेशियाँ आदि तंत्र। एक होता है हमारा स्केलेटन जो सिस्टम, यानी इसमें हड्डियाँ, कंकाल को हम लेते हैं। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी जिसमें हम पाचन होता है। ये तो काफ़ी 12, 13, 14 सिस्टम है दोस्तों, ध्यान रखना। तो इसमें यही पूछा गया है कि जो हमारा मस्तिष्क है वो दोस्तों कौन से सिस्टम में इंक्लूड होता है, यानी जो हमारा मस्तिष्क है कौन से पार्ट सिस्टम में आता है। सिस्टम का पर्टिकुलर एक वो काम वर्क करता है किस तरह, है ना। अलग अलग शेप दे दिया, जैसे हड्डी अलग हो गया, स्केलेटन, मांसपेशियाँ, मांस जो मसल्स हो गया, सांस लेने वाला जो प्रोसेस है, जो तमाम नीचे क्रिया हमारी, तो वो रेस्पिरेटरी हो गया। तो ऐसी दोस्तों जो मस्तिष्क है वो दोस्तों कौन से सिस्टम में आएगा, तो ध्यान रखना दोस्तों नर्वस सिस्टम में। ठीक है, नर्वस सिस्टम में, नर्वस सिस्टम में, जिसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र में। तो तंत्रिका तंत्र में दोस्तों ध्यान रखना मस्तिष्क भी आता है और हृदय भी आता है। क्या दोस्तों? एक तो हमारा मस्तिष्क आता है, और सॉरी मस्तिष्क आता है, ध्यान रखना। एक तो हमारा एक तो आता हमारा मस्तिष्क। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये पूछ लिया जाता है, जरूरी नहीं आपसे मस्तिष्क पूछ लिया। अगर आपसे ये पूछ लिया था मेरुरज्जु, मेरुरज्जु अगर आपसे पूछ लिया कि जो मेरुरज्जु है इज रिलेटेड टू विच सिस्टम, तो ध्यान रखना आप क्या लिखोगे, तो नर्वस सिस्टम। जरूरी नहीं है कि दोस्तों रट के आप ये चले जाओ और यही पूछ लिया जाए। तो इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, रिलेवेंट चीज़ें आप यहाँ से हम इसलिए चैनल पर दोस्तों आपको, यानी अपने चैनल पर दोस्तों मैं बताता हूँ, ताकि आप अच्छे से दोस्तों इन चीज़ों को सोचो और समझो। ठीक है, ये ध्यान रखना। नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र जो मस्तिष्क में आता है, यानी जो मस्तिष्क जो हमारा है वो नर्वस सिस्टम आता है तंत्रिका तंत्र में। जो मेरुरज्जु है वो भी इसमें आता है। ये अगला ध्यान रखना है। ठीक है, अगला बात करें तो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है ना, ये तो हो गया। अगला है दोस्तों इसमें जो है, इसमें है क्लाविकल बोन इज आल्सो कोल्ड, यानी दोस्तों जो हमारी कोलोवी बोल है, यानी दोस्तों क्लेविकल बोन है, वो दोस्तों कौन से नाम से जानी जाती है। तो पहले तो आपको ये बता दूं, क्लेवी बोन जो हमारी है, पहले ये ध्यान रखना, जो हमारी क्लेवी बोन यानी दोस्तों क्लेविकल जो हमारी बोन है वो दोस्तों जानी जाती है किस नाम से, तो ध्यान रखना दोस्तों कॉलर बोन के नाम से। कॉलर बोन हिंदी में भी यही है, कॉलर बोन। अभी आप ये बोलोगे कॉलर बोन होती क्या ये, तो पहला तो ये मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन ये पूछा गया है आंसर। इसमें जो क्लेविकल है वो बोन कौन सी, मतलब इसे क्या कहा जाता है, क्लेविकल बोन को ध्यान रखना दोस्तों कॉलर बोन कहा जाता है। अब आप बोलो कॉलर बोन मतलब दोस्तों जो हमारी हड्डियाँ होती है ना, यानी जो गर्दन है, गर्दन के साइड में जो हड्डियाँ होती है दो, इधर की साइड जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये आप अभी अपने टच करिए, है ना, यहाँ पर ये दो हड्डियाँ बाहर निकली होती है। तो दोस्तों जो क्लेविकल बोन वो हड्डियाँ होती है जो हमारे शरीर से दोस्तों क्या बिल्कुल बाहर आ जाती है ना, ये हड्डियाँ, जैसे ये क्लेवर बोन है ना, ये हड्डियाँ, तो आप चेक करिए, ठीक है ना। अब आप समझ में आओगे, कॉलर बोन से आप समझ जाओगे ये वाली हड्डियाँ, तो कहीं भूलोगे नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना।
इसको ध्यान रखना, जो हमारा नेक को शो करती है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। जो हमारा अगला पार्ट है वो है दोस्तों हमारा एडवेंचर ट्रेनिंग। ठीक है, एडवेंचर ट्रेनिंग, तो इनको आप अच्छे से ध्यान रखना। तो लिख लिया होगा आपने, उम्मीद करता हूँ, और आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। जो अब बात कर लेते हैं दोस्तों वो है अब हमारा एडवेंचर ट्रेनिंग। ये भी आपका पार्ट है दोस्तों, एडवेंचर ट्रेनिंग। एडवेंचर ट्रेनिंग। अब दोस्तों इसमें हम पढ़ लेते हैं। इसमें जो क्वेश्चन पहला पूछा गया है, तो जैसे आपको दिख रहा है इसमें दोस्तों लिखा हुआ है कि व्हाट आर द मेन एडवेंचर एक्टिविटीज़ कंडक्ट इन एनसीसी। यानी दोस्तों एनसीसी में कौन कौन सी जो एडवेंचर ट्रेनिंग है, यानी दोस्तों जो हमारी साहसिक क्रियाकलाप है वो की जाती है। और राइट 5 बेनिफिट्स ऑफ एडवेंचर एक्टिविटी, और इसके दोस्तों 5 लाभ लिखिए, है ना। एक तो एक्टिविटीज़ कौन कौन सी कराई जाती है और इससे जो हमें बेनिफिट्स होते हैं वो भी लिखना है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे दोस्तों, आंसर नंबर 22। तो कैसे लिखेंगे, पहले तो वो लिख लेते हैं दोस्तों जो हमारे एडवेंचर ट्रेनिंग में पार्ट आते हैं, कौन कौन से एनसीसी द्वारा किए जाते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, आपको पता है मैं आपके ही पूछूंगा। जो एडवेंचर यानी दोस्तों हमें कुछ एक अट्रैक्टिव करने के लिए, या इसमें हमारा थोड़ा मोटिवेट हम होते हैं, जिसमें हमारी फिजिकल ज़्यादा स्ट्रेंथ लगती है। तो अब आप बता दोगे कौन कौन सा होता है। आरडीसी में सोच लेना, ठीक है ना। ये भी 3 प्रकार की होती है, लेकिन इसमें हम पार्ट इंक्लूड करते हैं दोस्तों। पहला तो है दोस्तों ट्रैकिंग। ठीक है, ट्रैकिंग हो गया। बी जो बात करें तो दोस्तों रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग। तीसरा बात करें तो दोस्तों इसमें आ जाएगा सेलिंग, यानी दोस्तों जो नाव चलाने वाला चलाते हैं इसमें। ठीक है, अगला बात करें तो सेलिंग के बाद इसमें आ जाएगा दोस्तों पैरा जंप, जो एनसीसी में दोस्तों कंडक्ट कराई जाती है। ठीक है, जिन्होंने कर रखा होगा ये चीज़ें, वो जो देख रहा होगा हमारे साथ इस वीडियो में, तो इन चीज़ों को जानता होगा। पैरा जंप। ई बात करें तो दोस्तों आपने स्लैदरिंग का नाम सुना होगा। स्लैदरिंग का दोस्तों आपको पता है, जो हमारे दिल्ली में ही होते हैं, दिल्ली वालों कैडेटों के लिए होती है स्लैदरिंग और सेलिंग। ठीक है, जो 28 जनवरी जो पीएम रैली पर कराई जाती है ना। ई और एफ में बात करें, और 5 तो हमारा ये हो गया, लेकिन आपको 2 और एक्स्ट्रा बता दूं, तो आपके आप भूल जाओ तो 1-2 लिख दो। ठीक है, स्लैदरिंग के बाद दोस्तों हमारा हो गया सेलिंग हो गया, एक हो गया दोस्तों हमारा पैरा सेलिंग। और दोस्तों अगला बात करें तो एक है दोस्तों माउंटेनिंग। तो दोस्तों ये हमारी जो होती है हमारी एडवेंचर ट्रेनिंग होती है, जो कंडक्ट कराई जाती है इन एनसीसी में। तो ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये आपसे ये पूछ सकता है कि राइट द 5 एडवेंचर ट्रेनिंग टू कंडक्ट इन एनसीसी। तो दीज आर, मतलब ध्यान रखना दोस्तों यही है, तो आप इनको लिखना। अब इसमें दोस्तों ये पूछा हुआ है कि जो इससे मतलब बेनिफिट्स क्या होगा, मतलब इसे कराने से इस बेनिफिट्स क्या होंगे। तो बेनिफिट्स क्या क्या होंगे दोस्तों, ये तो आपने सोच लिया होगा, तो मैं यहाँ लिख दूँ। पहला तो होगा दोस्तों इसमें जो कैडेटों का मतलब एक कैरेक्टर होगा डेवलप। क्या दोस्तों, पहला हुआ इसमें जो कैडेट्स होंगे हमारे, जो ये चीज़ें करेंगे, इसमें जो उनका कैरेक्टर डेवलप होगा, यानी दोस्तों जो चरित्र है उनका जो वो है विकास होगा उनका। अगला दोस्तों इसमें क्या है, कैडेटों का मतलब क्या होगा, एक व्यक्ति तत्व का विकास भी होगा। साथ ही साथ दोस्तों इसमें कैडेटों का मन का विकास होगा। कैडेट्स के क्या होगा दोस्तों, मन का विकास। तो आप लिख लो इन्हें जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, कैडेटों के क्या होगा, मन का विकास होगा। तीसरा दोस्तों इसमें होगा क्या कि कैडेटों के विचार में खुलापन आता है। क्यों खुलापन कैसे आएगा, इसमें हम तमाम जो ट्रैकिंग कैंप है दोस्तों, अलग अलग स्टेट के एक साथ यहाँ पर जुड़ते हैं बच्चे, तो आपस में बातें भी करते हैं। तो कैडेट्सों में क्या होगा, खुलेपन का विचार होगा, आपस में बात करेंगे, कुछ नई चीज़ें बताएंगे। तो ध्यान रखना है ना, कैडेटों में दोस्तों खुलेपन का विचार, विचार का खुला में विचारों का खुलापन, विचारों का खुलापन होगा। ओके, ये ध्यान रखना। आगे बात करें, चौथा पॉइंट जो लिखना है इसमें, तो ध्यान रखना कैडेटों को दोस्तों क्या है, कष्टों का सामना करना सिखाता है। कैडेटों को दोस्तों जो कष्ट होते हैं, यानी जो भी ऑब्स्टिकल्स होते हैं, है ना, कष्टों का सामना करना सिखाना, कष्टों का सामना करना सिखाना, ये आप ध्यान रखना। ओके,
बात करें दोस्तों, अगला है 5वां, तो जो पूछा है इसमें, तो इसमें ध्यान रखना कैइटो में विचारों खुलापन हो गया, और साथ ही साथ दोस्तों मानवीय गुणों का विकास होना। कैइटो में मानवीय गुणों का विकास होना, यानी एक अच्छा मतलब एक सद्भाव वाला, ऐसा मतलब हर किसी की बात सुने, तो ऐसे में दोस्तों इनके यही चीज़ों को डेवलप हो जाती है। तो मानवीय गुण का विकास होना। ओके, मानवीय गुण का विकास होना, इसका मतलब दोस्तों एक व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति समझने का एक उसमें एबिलिटी आ जाती है। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो। ओके, अगला भी लिख सकते हो दोस्तों, छठा है कि कैइटो में व्यक्ति तत्व का विकास होना। व्यक्ति तत्व का विकास होना। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो इस क्वेश्चन में। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये 15 नंबर का पूछा गया था। तो ये तो दोस्तों कितना था, 10 नंबर का। 5 नंबर के दोस्तों ये पूछ लेते कौन कौन से कैंप कंडक्ट कराए जाते हैं और इनके जो बेनिफिट्स है 5 नंबर का, ये तो 10 नंबर हो गए टोटल। ठीक है ना। तो आइए आगे बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, तो अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको जैसे स्लाइड पर यहाँ दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो दोस्तों काफ़ी ईजिली है, बट आप सोचो तो आपने सब चीज़ कर रखी है, मैं ये कह रहा हूँ, बट आपको एक सोचना है एक पिक्चर के रूप में। आंसर नंबर दोस्तों बात कर ले, तो आंसर नंबर दोस्तों 33। तो इसमें लिखा है दोस्तों, राइट नेम ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, यानी दोस्तों जो पारंपरिक ऊर्जा होती है उसके हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, उसके सोर्सेज लिखिए, उसके स्रोत लिखिए। हमारी जो पारंपरिक जो ऊर्जा है, अब आप बोलोगे पारंपरिक ऊर्जा कौन सी होती है? पारंपरिक दोस्तों ऊर्जा वो होती है जिससे हम दोस्तों किसी एक पर्टिकुलर पारंपरिक, पहले तो ये समझ लीजिए, जो ऐसी ऊर्जा होती है जो हम किसी मतलब कभी समाप्ति नहीं हो सकती, कभी समाप्त नहीं हो सकती। लेकिन दोस्तों जो नॉन कन्वेंशनल जो ऊर्जा है वो समाप्त हो सकती है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ओके, तो पारंपरिक ऊर्जा दोस्तों क्या है, जो कभी समाप्त नहीं हो सकती, जो मतलब उससे हमें एनर्जी मिलती है ना, ये आप अच्छे से ध्यान रखना। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि राइट द नेम ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, यानी दोस्तों जो पारंपरिक ऊर्जा सोर्स है ना, क्या दोस्तों इसमें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, यानी दोस्तों जो पारंपरिक ऊर्जा, तो इससे डिफरेंट हम दोस्तों इसमें तो ये पूछ लिया गया नॉन कन्वेंशनल ऊर्जा, आपसे पूछ लिया जाए कि राइट द 5 सोर्सेज टू टेकन दोस्तों कन्वेंशनल जो सोर्सेज है, मतलब जो एनर्जी है उससे, तो आप कैसे लिखोगे? यानी दोस्तों जो फिर उसके बाद हमारी जो आ जाएगी भूताप, जो हमारी आ जाएगी कन्वेंशनल एनर्जी, है ना। तो ध्यान रखो, तो ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले ये इसका आंसर बता दूं आपको कि इसमें दोस्तों जो नॉन कन्वेंशनल जो सोर्सेज है, यानी जो पारंपरिक ऊर्जा के सोर्सेज हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, तो ध्यान रखना दोस्तों, पहला है सोलर एनर्जी से, सोलर एनर्जी जो हमारे छतों पर होते हैं। अगला है दोस्तों इसमें जो विंड एनर्जी, यानी हवा के द्वारा विंड एनर्जी। ये ध्यान रखना दोस्तों, ये ना नॉन, इसका मतलब होता है, नॉन का मतलब गैर पारंपरिक ऊर्जा हिंदी में, यहाँ मैंने माफ़ी चाहता हूँ लिखा नहीं पूरा, तो ध्यान रखना नॉन कन्वेंशनल यानी दोस्तों गैर पारंपरिक ऊर्जा, ध्यान। तीसरा है दोस्तों विंड एनर्जी, ये तो हम दोस्तों क्या है, एक खुद मतलब मानव के द्वारा यहाँ पर ऊर्जा प्राप्त की जाती है, यानी ऊर्जा ली जाती है, या एक इंस्ट्रूमेंट बना के उसको हम ऊर्जा के रूप में यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा वही होती है। ठीक है, तो अगला है दोस्तों इसमें टीडल ऊर्जा, टीडल एनर्जी। टीडल का मतलब दोस्तों जो ज्वार भाटा होती है, ज्वारीय ऊर्जा जिसे हम कहते हैं। ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है दोस्तों, आपने समुद्र सुना है, उसमें जो लहर आती है, ये ऊपर लहर आ रही है, नीचे आ रही है, तो जो ऊपर उठती है इसे हम कहते हैं ज्वारीय ऊर्जा। तो इससे दोस्तों जो एक फ्लो ऊपर जा रहा है और फ्लो नीचे बैठ रहा है ऊपर, तो यहाँ पर टरबाइन लगा देते और टरबाइन के द्वारा दोस्तों यहाँ पर ऊर्जा को हम अडोप्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला दोस्तों इसमें जो है बायो एनर्जी। बायो एनर्जी का मतलब दोस्तों जो हमारी जैविक ऊर्जा होती है। पांचवा है दोस्तों इसमें जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी यानी दोस्तों भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, है ना, ये ध्यान रखना। और आगे बस 5 दोस्तों हमें यहाँ ध्यान रखना, बस जो हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज है, यानी दोस्तों जो गैर पारंपरिक ऊर्जा है। पारंपरिक का मतलब दोस्तों क्या होता है कि जो हमें एक बिना कुछ करे ही हमें एनर्जी मिल रही है, और दोस्तों गैर पारंपरिक मतलब एक हम कुछ करके हमें एनर्जी लेते हैं, तो ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा गया था, लेकिन मैं आपको बताऊंगा अब कन्वेंशनल जो सोर्सेज हैं।
कन्वेंशनल सोर्सेज, यानी दोस्तों जो प्रारंभिक ऊर्जा के जो सोर्स हैं वो। तो यहाँ लिखना दोस्तों कन्वेंशनल जो एनर्जी सोर्सेज, ठीक है, यहाँ लिख लेना दोस्तों ऊर्जा। तो जो कन्वेंशनल यानी जो प्रारंभिक ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं, तो दोस्तों पहला तो है इसमें कोल, यानी दोस्तों कोयला। दूसरा बात करें तो दोस्तों पेट्रोल। तीसरा है दोस्तों एक इसमें इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। चौथा है इसमें दोस्तों फायरवुड। पांचवा है दोस्तों ड्राइड डंग, DUNG, डंग, यानी दोस्तों जो गाय का गोबर हो, मतलब जो सूखा गोबर होता है उसके कारण। तो इनके कारण तो दोस्तों ध्यान रखना कि कन्वेंशनल यानी सोर्सेज को हम यहाँ पर लेते हैं, और दोस्तों हमारा जो कोल है, पेट्रोल, और दोस्तों ये हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं, ये हमारे होते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे बात कर लेते हैं। जो हमारा अगला जो पार्ट है वो है दोस्तों ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग का। क्या दोस्तों? ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, यानी दोस्तों जो हमारा ऑब्स्टिकल है ना, जिसमें दोस्तों आपने कभी TSC देखा है? TSC में दोस्तों हमारी ऑब्स्टिकल्स कराई जाती है, जो एक कंपटीशन भी होता है जिसे हम TSC कैंप कहते हैं, है ना। ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग यानी दोस्तों जो हमारी ऑब्स्टिकल यानी जो बाधा परीक्षण करते हैं, यानी इसका परीक्षण करते हैं, ये ध्यान रखना। तो टॉपिक कौन सा है दोस्तों हमारा? ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ दोस्तों 5 नंबर का है, इसको आप ध्यान रखना। तो इसमें दोस्तों क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कि लिस्ट एनी 5 ऑब्स्टिकल इन एन ऑब्स्टिकल कोर्स, यानी दोस्तों जो हमारा ऑब्स्टिकल कोर्स होता है, यानी ऑब्स्टिकल कोर्स का मतलब दोस्तों हम जिसमें डिच, डबल डिच, गेट वॉल, जिग जैग, स्ट्रेट लाइन, तो उनको हम क्या जब मतलब पार करते हैं, उनको हम जब TSC में करते हैं, तो वही हमारा एक कोर्स होता है। तो इस कोर्स को मतलब समझने के लिए कोर्स भी कराया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि इसकी हाइट कितनी है और कैसे आपको इनको वेल प्रिपेयर करके दोस्तों आप अच्छे से TSC एक, ये तो TSC जो होता है डायरेक्टेड होता है दिल्ली करियप्पा प्लेग्राउंड में होता है, दिल्ली है ना, DGNCC में, तो ध्यान रखना। तो जो इसमें ये पूछा गया कि ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, तो इसमें ये पूछा है क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 34। तो इसमें जो ऑब्स्टिकल्स है, यानी दोस्तों जो ऑब्स्टिकल कोर्स है, उसमें कौन कौन से 5 हमें बाधाएं लिखनी है जो आती है। यानी बाधाएं का मतलब ऐसे रुकावट दे रहे हैं, उसका मतलब जो हम ऑब्स्टिकल कोर्स करते हैं, जैसे डबल डिच आ गई, स्ट्रेट लाइन वो आ गई हमारी, ये यानी इनको हम पार कर रहे हैं। एक गेट वॉल आ गया हमारा, तो इनको हम जो पार कर रहे हैं, मतलब हम ऑब्स्टिकल कोर्स को पूरा पार कर रहे हैं, तो इसमें हमें ये इन चीज़ों से गुजरना पड़ता है, वही हमारे क्या होते हैं? ऑब्स्टिकल्स होते हैं, यानी बाधाएं आती है। तो इनके नाम लिख दो दोस्तों, कितने होते हैं, तो ध्यान रखना। पहले तो ये अगर पूछ ले जाए नॉर्मल में कितने, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, मतलब जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं, तो इनमें ध्यान रखना 10 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला है दोस्तों इसमें जो होता है, एक तो स्ट्रेट बैलेंस, दूसरा बात करें तो दोस्तों इसमें है क्लियर जंप। नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों जिग जैग, है ना, जिग जैग। यार एक मिनट रुकिए, जिग जैग बैलेंस, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों डबल डिच, मैं आपको बताऊंगा क्या होता है एक बार, है ना, ध्यान रखो, अभी नाम बता देता हूँ, डबल डिच, ठीक है। 5वां है दोस्तों स्ट्रेट बैलेंस। 6ठा है दोस्तों इसमें रैंप जंप। 7वां है इसमें दोस्तों गेट वॉल्ट। एक एक बताऊंगा दोस्तों, अभी आप लिख लो, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। गेट वोल्ट हो गया। उसके बाद दोस्तों हम बात करें तो राइट हैंड वोल्ट। उसके बाद दोस्तों है हमारा लेफ्ट हैंड वोल्ट। दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन क्यों अलग है दोस्तों ये बताता हूँ बस मैं। ऊपर है दोस्तों, फिर इसके बाद हाई वोल्ट। बस
ये दोस्तों हमारे ऑब्स्टिकल कोर्स में इन चीज़ों को हम 10 चीज़ों को यूज़ करते हैं जो हमारे ऑब्स्टिकल होते हैं। तो पहला दोस्तों होता है हमारा स्टेट बैलेंस। तो आपको 5 लिखने हैं तो आप कोई से भी 5 लिखते हो, लेकिन आपको बताऊंगा मैं मतलब कौन कौन से होते हैं। तो एक बार बता दूं तो दोस्तों स्टेट बैलेंस का मतलब दोस्तों हमने करा था हमारे दिल्ली में, तो दोस्तों हमारे कीर्ति नगर में है, तो वहाँ हमने अच्छे से कराया, तो इन चीज़ों को अच्छे से जानते हैं। तो एक जो होता है स्टेट बैलेंस का मतलब स्टेट का मतलब सीधा और बैलेंस का मतलब बैलेंस बनाना। तो एक मतलब एक ऐसे में जो पुल पे खड़ा एक पुल होता है दोस्तों, मतलब पुल कह लो, ये दोस्तों एक ऐसा बना होता है सीधा सा, तो इस पर दोस्तों हमें चल के जाना होता है। ये होता है हमारा स्टेट बैलेंस। ये ध्यान रखना, कम से कम दोस्तों 4.5 का वो फुट होता है। उसके बाद होता है दोस्तों क्लियर जंप का मतलब दोस्तों एक छोटा सा ये होता है, ये यहाँ से आप आ रहे हो सामने, उसको कम से कम 2 फुट का होता है, तो उसको पार करना होता है। तो ये होता है हमारा क्लियर जंप। ओके, जो आपने बचपन में सुना हो, ये ऐसे वाला खेलते होंगे ना, ये तो जो करते हैं वही मतलब क्लियर करना होता है, तो क्लियर जंप होता है। अगला है दोस्तों जिग जैग दोस्तों ऐसे होता है, ये होता है जिग जैग, यानी हमें ना यहाँ पर 3 बारें पार करना होता है। ये स्टेप होते हैं, काफ़ी चौड़े होते हैं, ये नहीं पतली होती है, नहीं चौड़े होते हैं दोस्तों। इसमें हमारा जो DMS आ जाए, ये यहाँ पर 3 बारें पार करना होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, जिग जैग। अब उसके बाद है डबल जिग का मतलब दोस्तों तो गड्ढे होते हैं, 2 गड्ढे काफ़ी दूरी पर होते हैं, यहाँ पर गैप होता है, तो हमें पार करना पड़ता है। यहाँ से पहले इस वाले पार करें, यहाँ फिर यहाँ पर पार करें, तो ये होते हैं हमारे डबल डीच। उसके बाद आता है स्टेट बैलेंस, बिल्कुल ऐसे ही होता है नॉर्मल, लेकिन दूरी पर होते हैं दोस्तों, ध्यान रखना स्टेट बैलेंस, ठीक है। कीर्ति नगर में तो दोस्तों जो हमारा रैंप वॉक है, यानी दोस्तों रैंप जंप है, उसके बाद है हमारा स्टेट बैलेंस, ठीक है। अगला है दोस्तों रैंप वॉक तो कैसा होता है, देखिए ये दोस्तों ज़मीन का भूभाग है, यहाँ दोस्तों ये पत्ते का टीला है, यहाँ से दोस्तों मैं आ रहा हूँ, और दोस्तों यहाँ से पहले रैंप मैं नहीं चढ़ा, रैंप का होता है चढ़ना, उसके बाद फिर यहाँ से कूद जाता हूँ, वो होता है हमारा दोस्तों क्या, रैंप वॉक। उसके बाद होता है हमारा होता है एक गेट वोल्ट कैसा होता है दोस्तों, यहाँ एक पिलर सा होता है, उसके बाद ये यहाँ दोस्तों क्या होता है, पिलर से होते हैं, ये द्वारा पिलर होता है। तो पहले तो यहाँ पर हमें इस वाले पे चढ़ना पड़ता है, फिर दोस्तों इस पे पार करना पड़ता है, फिर पार करना पड़ता है। ये हमारा होता है गेट वोल्ट, 2 डबल गेट होते हैं। उसके बाद दोस्तों राइट हैंड वोल्ट, एक दोस्तों नॉर्मल सा ऐसा होता है हमारा, ये 2 होते हैं, ऐसे ही होते हैं सेम, जो हम पार करते हैं पहला वाला, जो इसे पार करते हैं, लेकिन जब पार करने से पहले ही इसमें दोस्तों हम राइट हैंड मारते हैं। एक पॉइंट होता है, अगर राइट हैंड नहीं मारोगे तो नंबर कट जाएगा। ऐसे ही दोस्तों राइट हैंड मारना पड़ता है, ऐसे में दोस्तों लेफ्ट हैंड मारना पड़ता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद है दोस्तों हाई वॉल कौन नहीं जानता दोस्तों, इसको हमें पार करना पड़ता है, जो 6 फीट की होती है। तो हम दोस्तों क्या करते थे, हम तो यहाँ पर मारते थे 4 फुट वाले पे, 4 फुट पे पैर मारते थे और छलांग मार देते थे। तो ये होती है हमारी हाई वॉल। तो यही ऑब्स्टिकल दोस्तों यही होता है जो मैंने आपको बता दिया प्रैक्टिकल इन सभी तमाम चीज़ों को। तो आपको 5 पॉइंट लिखना है दोस्तों, जो लेकिन फिर भी आप 10 ध्यान रखना। लेकिन दोस्तों गर्ल्स के लिए ध्यान रखना, गर्ल्स के लिए दोस्तों 8 होते हैं, लेकिन बॉयज़ के लिए सबको क्लियर करना पड़ता है। तो गर्ल्स 2 नहीं करती है दोस्तों, पहला तो एक तो हाई वॉल आपको पता भी होगा जो गर्ल्स है, और एक दूसरा है दोस्तों हमारा जो डबल डीच है, वो बस 2 चीज़ नहीं कर पाती, मतलब इनके लिए है ही नहीं, मतलब ये नहीं करते हैं जो उनका TSC होता है, एक तो डबल डीच और दोस्तों एक होता है हाई वोल्ट। बाकी जो वो सब करती है, चाहे रैम हो, चाहे स्टेट बैलेंस, गेट वोल्ट, राइट हैंड वोल्ट, सब ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देता है दोस्तों। कल हम आर्म फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी दोस्तों जब हमारा सारे क्वेश्चन आर्म फोर्स, मैप रीडिंग है ना, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, तो काफ़ी ईजिली से, और हमारी काफ़ी ट्रिक बनी भी है फील्ड क्राफ्ट और इस पर हमें सब मैप रीडिंग पे, ताकि आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगली जो हम रह गए पार्ट अगले सेशन पर चर्चा करेंगे। तो आप काफ़ी आराम से दोस्तों हम बता रहे हैं, आपको पता भी होगा, ठीक है ना। तो मैं आप ये बता दीजिए कि मैं आराम से जो पढ़ा रहा हूँ आपके लिए सही है ना, कि ऐसा तो नहीं कि मैं आपको जो क्वेश्चन है उसको तुरंत बता दिया, उसको ना मतलब समझाया कि ये क्वेश्चन है क्यों, पूछ क्यों रहा है क्वेश्चन, किस मतलब हिसाब से पूछा जा रहा है। तो ये चीज़ें इसलिए दोस्तों आपको यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल समझाता भी हूँ, जो एक मतलब रिलेवेंट क्वेश्चन करके बताता भी हूँ, ताकि आपको ईजिली समझ में भी आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ आज का भी सेशन अच्छा लगा हो। तो दोस्तों अपने दोस्त जो भी उनका पेपर है दोस्तों, उनको तमाम को शेयर करिए, ठीक है ना, तो काफ़ी सबकी हेल्प हो सके। तो दोस्तों मेरा बनाने का पर्पज़ यही है कि सब तक ही पहुँचे। तो जिसको नहीं पहुँच पा रहा है तो दोस्तों एक बार शेयर कर दीजिए ग्रुप में, सभी तमाम NCC के ग्रुप में, ठीक है। सबके बने होते हैं दोस्तों, ये तो आम बात है। तो आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को दोस्तों लाइक करें। जो भी पहली बार हमारे चैनल को देख रहा है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया, तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं हम, यहीं पर एक चीज़ में सारी चीज़ कराते हैं। और जो हमारा कठिन होता है पढ़ने में तो आसान पढ़ा देते हैं, लेकिन उनको याद कराने में दोस्तों हम ट्रिक से याद कराते हैं, वो आपको पता होगा, ठीक है। ट्रिक भी देख लीजिए, प्लेलिस्ट में बनी हुई है। अगर दोस्तों नोट्स जो भी PDF चाहिए हो तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप है, तो वहाँ पर दोस्तों अपलोड की जाती है, तो आप जाके जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।